श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। कक्षा 12 चैप्टर फर्स्ट देशी व्यापार होम ट्रेड। देशी व्यापार किसे कहते हैं, इस अध्याय में हम इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देशी व्यापार से आशय, जैसा कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लोगों को पता है कि देशी व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से लगाया जाता है जहाँ पर एक ही देशों के मध्य व्यापार किया जाता है। मतलब कि एक ही देश के बीच जब लोग आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तो उस ऐसे व्यापार को, ऐसे व्यवसाय को देशी व्यापार कहा जाता है। देखिए, व्यापारिक सौदों की गतिविधि कह रहा है, व्यापारिक सौदे की गतिविधि में व्यापार के व्यवहार को संपन्न करने के लिए कई श्रेणियों से होकर गुजरना पड़ता है। ये श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं। व्यापारिक सौदों की गतिविधि में जब हम किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो उसके दौरान हमको निम्नलिखित गतिविधियों से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो पहले हमको क्या खरीदना है वो हमारे मन में विचार आएगा। उसके बाद हम यह देखेंगे कि वह वस्तु हमको कहाँ से अवेलेबल हो सकती है, कहाँ पर कम दामों में, सस्ती दामों में और अच्छी वस्तुएं आसानी से, सुलभता से मिल सकती हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक आता है इसमें पूछताछ करना, टू मेक इंक्वायरी। जब कभी कोई व्यापारी या उपभोक्ता माल का क्रय करना चाहता है तो सर्वप्रथम वह उस माल के संबंध में विभिन्न विक्रेताओं से पूछताछ और जहां से संतोषजनक प्रतीत होता है वहीं से क्रय करता है। यह पूछताछ मौखिक या पत्रों के माध्यम से की जाती है। जैसे कि हमको किसी व्यवसायी के बारे में जानकारी मिल गई कि फला व्यवसायी इस सामान का, इस वस्तु का क्या करता है, व्यापार करता है, तो हम उससे पूछताछ करेंगे, उसके वस्तु के बारे में, सामान के बारे में जानकारी लेंगे, उसके मूल्य के बारे में और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। और इस जानकारी के लिए जब हम उससे या तो मौखिक रूप में पूछ सकते हैं या फिर लिखित रूप में पूछने के लिए हमको पत्रों के माध्यम का उपयोग करना पड़ता है। आगे देखिए, व्यापारियों से पूछताछ निम्नलिखित दशाओं द्वारा किया जा सकता है। दिया है पहला, मित्रों एवं पड़ोसियों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, व्यापार नाम निर्देशिका से, पत्र पत्रिकाओं में दिए हुए विज्ञापनों से, कभी कभी क्रेता स्वयं समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि से विज्ञापन दे देते हैं। पहला दिया है मित्र एवं पड़ोसियों से। मान लीजिए हमको पता चल जाता है कि हमारे बगल का कोई व्यक्ति उस स्थान से परिचित है, उस स्थान पर प्रतिदिन आता जाता है और जहाँ पर हमको वो वस्तु अवेलेबल हो सकती है, तो हम उस व्यक्ति से उस वस्तु के बारे में क्या करेंगे, जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। सेकेंड आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। वाणिज्यिक विभाग जो होता है, जहाँ से वस्तुओं का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, वहाँ से भी हम कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसकी जानकारियाँ हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से ही ले सकते हैं कि ये वस्तु हमको कहाँ पर आसानी से प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है व्यापार नाम निर्देशिका से। जहाँ से व्यापार का नाम निर्देशित किया जाता है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। फिर पत्र पत्रिकाओं में दिए हुए विज्ञापनों से। कई बार ऐसे पत्र पत्रिका प्रकाशित होते हैं जिसके माध्यम से हम वस्तुओं की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कभी कभी क्रेता स्वयं समाचार पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन देता है। जैसा कि आप आजकल की समय में देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा है उसमें 40% तो मान ही लीजिए क्या रहता है, नए नए वस्तुओं के बारे में विज्ञापन। 40% उसमें विज्ञापन दिए हुए होते हैं जिसके माध्यम से हम नई वस्तुओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आगे चलिए, दिया है कि पूछताछ में निम्नलिखित विशेष प्रमुख होते हैं। माल किस किस्म का है, मूल्य, छूट एवं माल भेजने की विधि, माल भेजने की अवधि, कब माल भेजेगा, किस अवधि को, फिर भुगतान नकद या उधार होगा।
मान लीजिए माल वस्तु हम क्रय कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका नकद भुगतान करेंगे या उधार, ये भी उसमें दिया रहता है। आगे है भुगतान की शर्तें। भुगतान की शर्तों में ये दिया रहेगा, कभी कभी विक्रेता क्रेता को अपने क्या करता है, ये देता है सुविधा कि यदि आप इतने दिनों में भुगतान कर देंगे तो आपको इतने % का छूट मिलेगा, या फिर आपको तुरंत भुगतान करने पर इतने % का छूट मिलेगा, या फिर आपको कोई वस्तु उसके बदले में उपहार स्वरूप दी जाएगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो पूछताछ में निम्नलिखित विशेष प्रमुख बातें होती हैं। आगे है माल लौटाने की सुविधा आदि। कभी कभी ऐसा होता है कि मंगाए गए माल में से कुछ माल खराब निकल जाता है, तो इसके लिए क्या रहता है, ये सब भी उसमें उल्लिखित होता है कि यदि मान लीजिए हम आपके यहाँ से माल खरीदते हैं, अगर उसमें कुछ नुकसान या कुछ खराब माल मिलने पर आप उसे रिटर्न वापस करेंगे या नहीं। आगे देखिए दिया है पूछताछ में उत्तर निर्ख पत्र, जिसे कोटेशन कहते हैं। पूछताछ के उत्तर, देखिए पूछताछ के उत्तर में जो पत्र प्राप्त होता है उसे निर्ख पत्र कहते हैं। पहले क्रेता विक्रेता से क्या करता है, पूछताछ करता है, और उस पूछताछ के बदले में जो वापस में वो विक्रेता जो होता है वो पत्र लिखकर जब भेजता है उसे क्या कहते हैं, पूछताछ के उत्तर का पत्र, जिसे कोटेशन कहते हैं। दिया है पूछताछ के उत्तर में जो पत्र प्राप्त होता है उसे निर्ख पत्र कहते हैं। इसमें यह स्पष्ट लिखा रहता है कि किस किस्म का माल कितनी मात्रा में कब तक किन शर्तों पर तथा किस मूल्य पर बेचा जा सकता है। निर्ख पत्र भावी सौदों का आधार माना जाता है, अतः इसे बड़ी सावधानी से लिखा जाना चाहिए। तीसरा आता है माल के लिए आदेश देना। क्रेता व्यापारी को विभिन्न व्यापारियों से निर्ख पत्र तथा आवश्यकता अनुसार इनके साथ मूल्य सूची पत्र नमूने आदि प्राप्त हो जाने के बाद वह एक विवरण तालिका बनाकर तुलनात्मक अध्ययन करता है कि जिस व्यापारी का माल सस्ता, उत्तम एवं आवश्यकता अनुसार होता है तथा व्यापारी की शर्तें अनुकूलतम तथा सुविधाजनक होती हैं, उसे माल भेजने का आदेश दे दिया जाता है। माल का आदेश देते समय माल का नाम, विवरण, किस्म व मात्रा, मूल्य, पैकिंग का ढंग, माल भेजने का ढंग, सुपुर्दगी की तिथि, भुगतान का ढंग एवं शर्तें आदि का स्पष्ट उल्लेख आदेश पत्र में कर देना चाहिए। आगे देखिए दिया है कि आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना देना। आदेश पत्र जब देखिए मान लीजिए पहले वो पूछताछ करेगा, उसके बाद निर्ख पत्र मिलेगा। निर्ख पत्र के बाद दिया है कि माल के लिए आदेश देने के बाद में अब जो विक्रेता रहेगा वो माल का आदेश पा चुका है, इसकी सूचना उसको मिल गई है, इसके लिए वो क्या करेगा, एक पत्र लिख करके क्रेता तक भेजेगा। तो देखिए दिया है विक्रेता को जब आदेश पत्र प्राप्त हो जाता है तो वह तुरंत ही आदेश प्राप्ति की सूचना क्रेता को भेजता है। इसमें क्रेता को संतोष हो जाता है कि उसके आदेश पर विक्रेता व्यापारी द्वारा समुचित ध्यान दिया जा रहा है तथा माल उचित समय पर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है माल उधार देना व आर्थिक स्थिति की पूछताछ। ग्राहकों के बैंक से, व्यापारियों से, देखिए पहला दिया है ग्राहकों के बैंक से माल उधार देना व आर्थिक स्थिति की पूछताछ। विक्रेता माल तो बेचता है परंतु क्या करता है, पहले वो अपने संतुष्टि के लिए क्रेता के बैंक से क्या करता है, थोड़ी बहुत जानकारी लेता है, जिससे कि वो यह संतुष्टि प्राप्त करता है कि मान लीजिए हम माल बेच देते हैं लेकिन भविष्य में वो हमारा भुगतान कर पाएगा या नहीं, क्रेता भुगतान कर सकता है या नहीं, इस चीज़ की संतुष्टि के लिए विक्रेता ग्राहकों के बैंकों में जा कर के उसके आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करता है। आगे दिया अंतिम खातों द्वारा, उसके जो खाते का स्टेटमेंट होता है, जो उसके लास्ट टाइम का स्टेटमेंट तैयार होता है, उसको देख करके वो उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी लेता है। नेक्स्ट है निजी साधनों द्वारा, मान लीजिए कोई सगे संबंधी हैं उसके जानकारी से या उसके रिलेटिव कोई हैं तो उनके द्वारा भी वो उसके आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है विक्रेता के बैंक द्वारा,
अब क्रेता भी क्या करेगा, विक्रेता के बैंक द्वारा पता करेगा, व्यापार मंडल द्वारा, व्यापारिक जांच प्रतिष्ठान, फिर माल का एकत्रीकरण करेगा। आगे देखिए, संवेष्टन। संवेष्टन क्या करेगा, जब इतनी जानकारी एकत्रित कर लेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, माल की पैकिंग करेगा। फिर चिन्हांकन करेगा। चिन्हांकन में क्या करेगा, देखिए माल का एकत्रीकरण। माल का एकत्रीकरण का मतलब होता है कि विक्रेता आदेश के अनुसार माल का संग्रह करता है तथा उसे आवश्यकता अनुसार मापा, गिना तथा पैकिंग किया जाता है। नेक्स्ट है संवेष्टन। माल को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेगा, उसका संवेष्टन करेगा। संवेष्टन को इंग्लिश में पैकिंग बोलते हैं। क्रेता को भेजे जाने वाला माल का संवेष्टन भली भांति सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। यदि क्रेता ने अपने आदेश में किसी विशिष्ट प्रकार के पैकिंग के लिए विक्रेता को निर्देशित किया है तो उसे वैसे ही पैकिंग करना चाहिए। पैकिंग आकर्षण एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चिन्हांकन करना, मार्किंग करना। अब मार्किंग करना किसे कहते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। माल के बंडलों पर स्पष्ट रूप से क्रेता का नाम व पता लिख दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार चिन्ह मार्किंग डाल देना चाहिए। इसमें क्रेता के आज्ञाओं का पूर्ण पालन करना भविष्य के झगड़े से बचने के लिए अति आवश्यक है। पैकिंग किए हुए बंडलों पर आवश्यक निर्देश भी लिख देना चाहिए, जैसे सावधानी से रखो, कांच का सामान है, शीघ्र खराब होने वाला माल, यह साइड ऊपर रहे, इस चीज़ का इंडिकेशन उस पर दे देना चाहिए। फिर है माल भेजना। पैकिंग भी हो गया, उसके बाद विक्रेता क्या करेगा, क्रेता को माल भेजेगा। उचित रूप से पैकिंग करने के बाद माल को ग्राहक के स्थान तक पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए। माल भेजने के विभिन्न साधन इस प्रकार हैं, डाक खाने द्वारा, सड़क वाहनों द्वारा या रेल वाहन द्वारा या कोरियर द्वारा। नेक्स्ट आता है रेल द्वारा माल भेजना। रेलों द्वारा माल दो प्रकार से भेजा जा सकता है, मालगाड़ी अथवा सवारी गाड़ी द्वारा। रेलगाड़ी, रेलवे माल अपनी जोखिम पर ले जाते हैं और भेजने वाली की जोखिम पर भी। जो माल ठीक प्रकार से पैक नहीं होता या टूटने फूटने व खराब होने का डर हो, उसे रेलवे सदैव भेजने वाली की जोखिम पर ले जाती है, और जो माल टूटने फूटने वाला नहीं होता तथा पैकिंग भी ठीक ढंग से हुआ होता है तो रेलवे उसे अपनी जोखिम पर ले जाता है। रेल द्वारा माल भेजने का ढंग, पहला है गाड़ी का निश्चय करना, किस गाड़ी से हमको भेजना है यह भी निश्चय करना होता है। आगे देखिए दिया है कि गाड़ी से भेजने के लिए प्रार्थना पत्र भरना। गाड़ी से भेजना है तो पहले क्या करेगा, विक्रेता को एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन देना होगा कि मेरा माल यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है। उसके बाद जोखिम पत्र भरना। हो सकता है रास्ते में कोई आकस्मिक घटना या फिर वस्तु की प्रकृति के कारण कोई घटनावश वस्तु नष्ट हो जाए, इसके लिए एक जोखिम पत्र भी भरा जाता है। फिर है रेलवे अधिकारियों को माल की सुपुर्दगी। पूरा एप्लीकेशन वाला फिलअप करके फॉर्म, उसके बाद विक्रेता क्या करता है, माल की सुपुर्दगी, माल का स्वामित्व किसको दे देता है, रेलवे अधिकारी को। उसके बाद रेलवे रसीद या बिल्टी, आरआर जिसे बोलते हैं, रेलवे रसीद की बिल्टी। रेलवे अधिकारी जब माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है तो उसके प्रमाण स्वरूप एक रेलवे की बिल्टी देता है, किसे, विक्रेता को। उसके बाद बिल्टी का बेचान करना, इंडोर्समेंट ऑफ बीआर। अगर विक्रेता चाहे तो इस रेलवे बिल्टी का बेचान क्रेता को या अन्य व्यक्ति को कर सकता है। उसके बाद विलंब शुल्क। मान लीजिए कि किसी कारणवश परेशानी होती है, माल पहुंचने में परेशानी होती है, दिक्कत होता है, तो उसे क्या, विक्रेता को विलंब शुल्क भी देना पड़ता है। बिल्टी खोने पर क्या, हर्जाने का प्रतिज्ञा पत्र। बिल्टी खो जाता है तो उसका हर्जाना भी भरना पड़ता है। उसके बाद है बीजक तैयार करना, बीजक तैयार करता है। फिर माल भेजने की सूचना, माल की सुपुर्दगी लेना, ये सब आ जाता है क्रेता के पास। क्रेता को जब माल मिल जाता है तो वो क्या करता है,
माल की सूचना मतलब माल की सुपुर्दगी की सूचना लेता है और सुपुर्दगी प्राप्त करता है। शिकायत संबंधी प्रश्नों का उत्तर, कोई शिकायत यदि हुआ है तो उसका उत्तर देता है। भुगतान करता है। खाता विवरण भेजना, पुराना लेखा। जब भुगतान कर देता है तो उसके बाद भुगतान करने का जो स्लिप मिलता है, पेमेंट स्लिप जो मिलता है, वो भी वो क्या करता है, विक्रेता को भेजता है। और उसके बाद पुराना लेखा, जो कुछ भी लिखे हुए हैं वो सब भी वो क्या करता है, विक्रेता तक पहुंचाता है। यहीं पर हमारा आज का पहला चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।